तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करते हैं अपना आखिरी टॉपिक एएनएस का, जो है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक और अब लास्ट में एंटी एड्रेनर्जिक। तो एंटी एड्रेनर्जिक इसका मतलब क्या होता है कि हम एड्रेनर्जिक के अगेंस्ट ड्रग्स दे रहे हैं। ठीक, तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स कौन कौन से थे? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये सारे थे। तो हम लोग उनके अगेंस्ट जो ड्रग्स देते हैं वो होते हैं एंटी एड्रेनर्जिक। ठीक, तो ये मेनली दो टाइप के होते हैं, एक अल्फा ब्लॉकर, एक बीटा ब्लॉकर। ठीक, अल्फा ब्लॉकर में दो टाइप के होते हैं, एक जो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक कर दे, जिनको हम लोग कहते हैं नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, और जो दोनों में से किसी एक को ब्लॉक करें, या फिर सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर या फिर सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर। अब इनमें जो सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर है उनका इतना कोई क्लिनिकल यूज़ होता नहीं है। इनके ड्रग्स के नाम यूहिम्बिन और इडाजोक्सन है, लेकिन इनका कोई क्लिनिकल यूज़ होता नहीं है। तो मेनली आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ब्लॉकर मतलब जो नॉन सेलेक्टिव है, और जब भी सेलेक्टिव की बात की जाएगी तो वो बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर ही होता है, और बाकी बीटा ब्लॉकर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले आते हैं नॉन सेलेक्टिव पे। अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक करने वाले ये दो टाइप के होते हैं, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबली ब्लॉक करें और जो इरिवर्सिबली ब्लॉक करें। रिवर्सिबल के एग्जांपल है फेंटोलामीन और टोलाजुलिन, और इरिवर्सिबल ब्लॉकर्स के एग्जांपल है फेनॉक्सीबेंजामीन, जो यूज़ होता है आपके फियोक्रोमोसाइटोमा में। ठीक, अब फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूँ कि ये होता है एड्रेनल का ट्यूमर, जिसमें तुम्हारा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों ही काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ये इसका ट्यूमर होता है, तो ये इसको इसमें यूज़ करते हैं जिससे तुम्हारा अल्फा क्या कहते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों ब्लॉक होता है। क्यों ब्लॉक करना है हम लोग को? क्योंकि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जब दोनों बढ़ जाएगा तो बीपी काफ़ी बढ़ा देता है, तो उसका ट्रीटमेंट होता है कि नॉन सेलेक्टिव ब्लॉक कर देते हो। ठीक, अब ये जो फेंटोलामीन और टोलासोलिन है ये कहाँ यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं चीज़ रिएक्शन में और क्लोनिडीन विथड्रॉल में। ठीक, अब चीज़ रिएक्शन क्या होता है? चीज़ रिएक्शन इसके नाम से समझ में आ रहा है कि चीज़ खाने से कुछ रिएक्शन होता है। अब क्या रिएक्शन होता है इसको समझते हैं। तो चीज़, जो हम लोग चीज़ खाते हैं उसमें एक कंपोनेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं टायरामीन। अब टायरामीन नॉर्मली हम लोग के बॉडी में जैसे ही प्रोड्यूस होता है चीज़ से, तो एक एंजाइम से डिग्रेड होता है जिसका नाम है माओ, मोनो अमीन ऑक्सीडेज। लेकिन अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है जिसकी वजह से वो फेनाजीन नाम का एक ड्रग ले रहा है जो एंटी डिप्रेसेंट है, ये फेनाजीन ड्रग जो है इस एंजाइम को इनिबिट करता है। तो अगर कोई ड्रग इस माओ को इनिबिट करेगा तो ये वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा। जब ये प्रोसेस नहीं होगा तो ये इतना डिग्रेड नहीं होगा। जब ये डिग्रेड नहीं हो पाएगा बॉडी में, तो इसका लेवल कंपेरेटिवली थोड़ा बढ़ जाएगा टायरामीन का, और इस टायरामीन की वजह से फिर सडन बीपी में इंक्रीज होता है, और इसको हम लोग कहते हैं चीज़ रिएक्शन। तो इसको टैकल करने के लिए क्या दोगे? बीपी को कम करने के लिए तुम दोगे नॉन सेलेक्टिव अल्फा 1 और अल्फा 2 के ब्लॉकर्स दोगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पे, जो है क्लोनिडीन विथड्रॉल। अब क्लोनिडीन विथड्रॉल की वजह से क्यों बीपी बढ़ जाता है ये देखते हैं। तो तो क्लोनिडीन एक टाइप का अल्फा 2 एगोनिस्ट है। तो क्लोनिडीन अगर किसी को देते हैं तो ये क्या करता है, ये जाके अल्फा 2 को और इंड्यूस करता है। अब अल्फा 2 कहाँ होते हैं? हमने पढ़ते वक्त पढ़ा था ये चीज़ कि अल्फा 2 ब्रेक होते हैं। ब्रेक इसका मतलब ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हमेशा प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारा प्री साइनेप्टिक है, ये पोस्ट साइनेप्टिक है, यहाँ पे एन निकल रहा है मतलब नॉर एड्रेनलिन वेसाइकल में से, और यहाँ तुम्हारे अल्फा 1 और मतलब अल्फा और बीटा मैंने जनरल लिखा दिया, मेनली यहाँ पे अल्फा 1 ही होता है, और अल्फा 2 मेनली होता है तो यहाँ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होता है। तो अगर यहाँ से अगर तुमने क्लोनिडीन दे दिया, क्लोनिडीन जाके क्या करेगा? अल्फा 2 को इंड्यूस करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा। तो जब अल्फा 2 स्टिमुलेट होगा तो ये ब्रेक लगाएगा। कैसे ब्रेक लगाएगा? नॉर एड्रेनलिन को वो रिलीज नहीं होने देगा, यहाँ पे इनहिबिट कर देगा। तो जब नॉर एड्रेनलिन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? बीपी कम होगा। नेचुरली बीपी कम होगा अगर रिलीज नहीं हो रहा है तो बीपी तुम्हारा, मान लो नॉर्मली बीपी तुम्हारा जो भी था बॉडी में 140 था, 150 था, वो गिर के थोड़ा कम हो जाएगा। मान लो 160 था तो वो गिर के 120 पे आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ होती है बॉडी में जिसको हम लोग कहते हैं अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर या फिर डाउन रेगुलेशन रिसेप्टर। मैं से इस एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर कोई स्मोकर है या फिर कोई एक एडिक्शन वाला आदमी है, वो बहुत समय से एडिक्शन कर रहा है या फिर बहुत समय से सिगरेट पी रहा है, तो वो सिगरेट के जो अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसमें निकोटीन होता है, वो जाके निकोटीन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है जिससे तुम्हें फीलिंग आती है नशे वाली। तो अगर तुम बहुत समय से एडिक्शन कर रहे हो सिगरेट का, तो बॉडी में क्या होगा? निकोटिनिक रिसेप्टर्स का डाउन रेगुलेशन हो जाएगा। डाउन रेगुलेशन का मतलब वो रिसेप्टर कम हो जाएंगे। तो अब उन्हीं रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने के लिए तुम्हें और ज़्यादा निकोटिन लेना पड़ेगा, और जिससे एडिक्शन बढ़ता है। जो लोग कहते हैं ना कि वो किक नहीं मिल रही है लोगों को, चाहे वो अल्कोहल पीने से हो या फिर और कोई एडिक्शन करने से हो या मॉर्फिन लेने से हो, उनमें जो रिसेप्टर्स वो स्टिमुलेट करता है। क्योंकि फिर बॉडी में बहुत लंबे समय तक जब तुम बॉडी में किसी भी रिसेप्टर को बार बार स्टिमुलेट करोगे, या फिर ऐसे समझ लो कि बार बार किसी रिसेप्टर से छेड़खानी करोगे, तो वो रिसेप्टर अपने आप को नंबर में कम कर देता है, इसको हम लोग कहते हैं डाउन रेगुलेशन। यहाँ पे इस चीज़ का उल्टा हो रहा है कि जब रिसेप्टर को बहुत समय तक कोई छुएगा भी नहीं, कोई स्टिमुलेट नहीं करेगा, क्योंकि नॉर एड्रेनलिन तो यहाँ से आ नहीं रहा है, तो रिसेप्टर बढ़ जाएंगे नंबर में कि कोई आओ, कोई मतलब कोई हमें आके स्टिमुलेट करो, तो यहाँ पे हो जाएगा रिसेप्टर का अप रेगुलेशन। अब अगर तुमने क्लोनिडीन का विथड्रॉल किया
मतलब क्लोनिडीन देना बंद कर दिया, तो फिर यहाँ नॉरएड्रेनालाइन यहाँ पे आ जाएगा और फिर इनको स्टिमुलेट करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे रिसेप्टर बढ़ चुके हैं अल्फा और बीटा के, तो एकाएक तुम्हारा हाइपरटेंशन हो जाएगा और बीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और 120 से सीधा 220 पहुँच जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं रीबाउंड हाइपरटेंशन। तो इसी को हम लोग ट्रीट करने के लिए देते हैं रिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, जिसका एग्जांपल है फेंटोलामिन और टोलाजोलिन। कहाँ कहाँ देते हैं? चीज रिएक्शन और क्लोनिडीन के विथड्रॉल में देते हैं। क्लोनिडीन में नहीं देते हैं। क्लोनिडीन नॉर्मली क्या करता है? ये नॉर्मली तुम्हारा बीपी कम करता है, लेकिन इसके विथड्रॉल की वजह से बीपी बढ़ जाता है, रिबाउंड हाइपरटेंशन हो जाता है, और उसके ट्रीटमेंट में देते हैं हम लोग ये दोनों ड्रग्स। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स खत्म हो गए। अब आता है हमारे अगले टॉपिक पे, जो है सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स। सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स के एग्जांपल है प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, अल्फोजोसिन। इसमें सबसे मेन एग्जांपल जो तुम्हें याद करना है वो प्राजोसिन है, या फिर तुम जोसिन नाम से भी याद कर सकते हो कि जोसिन हमेशा क्या होते हैं? अल्फा 1 ब्लॉकर होते हैं। ठीक, तो उसका सबसे प्राइम एग्जांपल है प्राजोसिन। ये कहाँ देते हैं? हाइपरटेंशन और बीपीएच में। बीपीएच क्या है? बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो प्रोस्टेट है उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है, उसके जो सेल्स है काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा यूरेथ्रा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, इसकी वजह से यूरिनेशन में दिक्कत आती है। तो इसको इन दोनों केस में तुम प्राजोसिन दे सकते हो, हाइपरटेंशन में और बीपीएच में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसी चीज़ को एक बहुत सिंपल डायग्राम समझाया गया है कि बीपीएच के दो कंपोनेंट होते हैं, एक स्टैटिक कंपोनेंट, एक डायनेमिक कंपोनेंट। डायनेमिक कंपोनेंट क्या होता है कि सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट, जो सिंपैथेटिक सिम्टम्स आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? जोसिन देके कर दोगे ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन जो मेनली तुम्हारा जो प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया है उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? जो प्रोस्टेट की ओवर ग्रोथ हो गई है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए तुम्हें प्रोस्टेट का सर्जरी करना पड़ेगा। तो ये होता है तुम्हारा स्टैटिक कंपोनेंट, और जो तुम्हारे सिम्टम्स आते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स, वो होते हैं तुम्हारे डायनेमिक कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो इस केस में तुम कुछ और ड्रग दे सकते हो, जैसे फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड। ये दोनों क्या करते हैं? ये एक एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जिसका नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज। ये एंजाइम क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को उसके एक्टिव फॉर्म डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। तो फिर जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है डीएचटी, ये जाके प्रोस्टेट को स्टिमुलेट करता है, प्रोस्टेट की ग्रोथ करवाता है। तो अगर तुम इस एंजाइम को इनहिबिट कर दोगे तो ये से ये नहीं बनेगा, और जब डीएचटी नहीं बनेगा तो फिर ये प्रोस्टेट को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग ये ड्रग्स भी देते हैं सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ समय के लिए। ठीक है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह। ठीक है, अब आगे आते हैं प्राजोसिन के साइड इफेक्ट पे। तो इनके जो मेनली साइड इफेक्ट्स हैं सारे जोसिन्स के, वो होता है पोस्चुरल हाइपोटेंशन, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या फिर फर्स्ट हाइपोटेंशन भी कहते हैं। इसका मतलब कि तुम्हारा पोस्चर बदलने पे, मतलब कि अगर तुम जैसे दवा लेट के खा रहे हो या फिर बैठ के खा रहे हो, फिर अगर तुम अचानक दवा खा के खड़े हो गए तो फिर एकाएक बहुत बहुत ही सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है, जिसकी वजह से आदमी बेहोश भी हो सकता है। और इसीलिए डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं कि प्राजोसिन या फिर जोसिन हमेशा सोते वक्त दो, हमेशा बेड टाइम पर ये दवा दो। ठीक है, अब देखो हमने पहले पढ़ा कि हम सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर देते हैं बीपीएच प्लस हाइपरटेंशन में, लेकिन अल्फा 1 के भी दो टाइप होते हैं, अल्फा 1 ए और अल्फा 1 बी। तो जो प्रोस्टेट में मेनली रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है, जो बीपीएच में रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है, वो होता है अल्फा 1 ए। और हाइपरटेंशन में जो स्टिमुलेट होता है, क्योंकि वो ब्लड वेसल में होता है, ब्लड वेसल में जो होता है मेनली वो होता है अल्फा 1 बी। तो अगर हाइपरटेंशन में देना है तो तुम मेनली, अगर तुम्हें बिल्कुल ही सेलेक्टिव ड्रग देना है तो तुम कौन सी ड्रग दोगे? अल्फा 1 बी ब्लॉकर। और बीपीएच के लिए क्या दोगे? अल्फा 1 ए ब्लॉकर। तो सेलेक्टिव अल्फा 1 ए ब्लॉकर के नाम होते हैं टैम्सिलोसिन और सिलोडोसिन। ये सेलेक्टिव अल्फा 1 ए ब्लॉकर होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट को बीपीएच और हाइपरटेंशन दोनों है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? जोसिन, प्राजोसिन हो गए। ठीक है, अगर उसका सिर्फ बीपीएच है और उसका जो बीपी है वो नॉर्मल है तो तुम क्या दोगे? टैम्सिलोसिन दोगे। ठीक है, और अगर उससे सिर्फ बीपीएच है तब क्या दोगे? तब अब जो जोसिन्स हैं, जोसिन्स कराते हैं वैसोडाइलेशन, तो ये कहाँ कहाँ दे सकते हो? हाइपरटेंशन में दे सकते हो जोसिन्स को, और कहाँ दे सकते हो? पीवीडी में दे सकते हो। पीवीडी क्या होता है? पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। तो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में क्या होता है कि जो हमारी पेरिफेरी में यहाँ उंगलियों में जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं वो कभी कभी कोल्ड या स्ट्रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हाइपर रिएक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से अचानक से बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं कोल्ड और स्ट्रेस के स्टिमुलेट होने पे, और फिर यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन आता है स्किन का, क्योंकि बहुत खतरनाक वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो वहाँ पे वैसोडाइलेशन करने के लिए तुम जोसिन्स दे सकते हो। ठीक है, और इनके ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, तीसरा इसका एक और यूज़ क्या है कि तुम स्कॉर्पियन स्टिंग में भी अल्फा 1 ब्लॉकर दे सकते हो। क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियन स्टिंग में जो पॉइजन होता है वो अल्फा 1 को स्टिमुलेट करता है, जिससे तुम्हारा वैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? प्राजोसिन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा केस है जो सर ने बताया था कि अगर पेशेंट को बीपीएच भी है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, हाइपरटेंशन भी है और कैटरेक्ट भी है, तो तुम बीपीएच के लिए तो टैम्सिलोसिन दे दोगे,
कैटरेक्ट के लिए तुम्हें सर्जरी करनी होगी। सर्जरी करने के लिए तुम्हें एक मीडियाट्रिक ड्रग चाहिए। मीडियाट्रिक ड्रग मतलब जो आई का मिड्रियासिस करा आइरिस का, जिससे तुम्हें सर्जरी करने में आसानी हो। लेकिन जो टेम्सिलोसिन है वो तो अल्फा 1 ब्लॉकर है। अल्फा 1 ब्लॉकर प्रॉपर्टी की वजह से ये थोड़ा बहुत मियोसिस भी करवाता है आई का। और क्योंकि तुम एक मीडियाट्रिक ड्रग दे रहे हो सर्जरी के लिए और ये खुद मियोसिस करा रहा है, तो आइरिस कभी कभी मियोसिस मिड्रियासिस करते करते थोड़ी फ्लॉपी हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये बस एक सर ने केस बताया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बीटा ब्लॉकर्स पे। बीटा ब्लॉकर वैसे ही दो टाइप के होते हैं, एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, एक सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स, एक सेलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर्स। ठीक है, तो नॉन सेलेक्टिव क्या होता है? जो बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करें। तो जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं उनके दोनों यूज़ होते हैं, कार्डियक यूज़ भी होते हैं और नॉन कार्डियक यूज़ भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट में मेनली बीटा 1 होता है। जो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है उनके कार्डियक यूज़ होते हैं, और जो सेलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर है उनके अदर देन कार्डियक यूज है, फिर नॉन कार्डियक यूज होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें यहाँ पे पढ़ा था कि हमें अल्फा 2 ब्लॉकर्स को इतना कोई क्लिनिकल यूज़ नहीं तो हमें नहीं पढ़ना, मेनली हमें नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स पढ़ने हैं जो दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, और अल्फा ब्लॉकर हम लोग को पढ़ने हैं जो हमारे होते हैं टेम्सिलोसिन या फिर प्राजोसिन होते हैं। ठीक है, वैसे ही हमें यहाँ पे भी सेलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर्स नहीं पढ़ने हैं। इसका एक एग्जांपल है बुटोक्सामिन, लेकिन इसका इतना क्लिनिकल यूज़ नहीं है, तो हमें भी यहाँ पे सिर्फ दो पढ़ने हैं, एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स और एक सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स। जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, याद रखना कि नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हमेशा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं तीन कंडीशंस में, अस्थमा में, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में और डायबिटीज मेलाइटिस में। इन तीनों केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। क्यों होते हैं तो हम आगे समझते हैं। तो देखो, अगर तुम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स देखो किसी पेशेंट में, तो वो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करेगा। तो बीटा 1 तो हार्ट में होता है, लेकिन बीटा 2 कहाँ कहाँ होता है? बहुत जगह होता है। बीटा 2 हमने पढ़ा था ना, वहाँ पे एड्रेनर्जिक सिस्टम में कहाँ पे होता है? ब्रोंकस में होता है। ब्रोंकस में क्या कराता है? ये ब्रोंको डायलेशन कराता है। तो अगर तुमने ब्रोंकस में दे दिया बीटा 2 ब्लॉकर, मतलब बॉडी में दे दिया, और वो जाके ब्रोंकस पे ऐड करेगा बीटा 2 रिसेप्टर्स पे, उनको ब्लॉक करेगा, तो यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। और तुमको अस्थमा में ब्रोंको डायलेशन चाहिए, कॉन्स्ट्रिक्शन तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो अस्थमा या फिर सीओपीडी में बिल्कुल नहीं देते हैं। ठीक, ब्लड वेसल में भी होता है बीटा 2, क्या कराता है? वेसोडाइलेशन कराता है। पर तुमने क्या दिया है? नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स, तो ये इनको भी कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, और जब कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा तो तुम्हें कहाँ नहीं देना है? पीवीडी में नहीं देना है। ठीक है, लीवर में भी होता है बीटा 2। बीटा 2 लीवर में क्या कराता है? रिवर्स हाइपोग्लाइसीमिया कराता है। याद है, हमने पढ़ा था कि वो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया को रोकने के लिए ग्लाइकोजन को तोड़ना शुरू कर देता है। पर तुमने क्या दिया है? बीटा 2 ब्लॉकर्स भी दिए हैं साथ में, मतलब नॉन सेलेक्टिव दिए हैं, तो ये इस प्रोसेस को भी इनिबिट कर देगा। तो फिर डायबिटीज मेलाइटिस में भी इसको नहीं देंगे। तो इन तीन केस में, अस्थमा, पीवीडी और डायबिटीज मेलाइटिस में, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स बिल्कुल नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स या फिर सिंपली बीटा 1 ब्लॉकर्स। तो बीटा 1 ब्लॉकर्स जो होते हैं ये हमेशा सेफ होते हैं अस्थमा में, पीवीडी में और डायबिटीज मेलाइटिस में। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये बीटा 1 के ब्लॉकर हैं। लेकिन इनका डिसएडवांटेज क्या है कि इनका सिर्फ और सिर्फ कार्डियक यूज़ है, ये सिर्फ हार्ट के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों के बारे में हम लोग ड्रग्स पढ़ लेते हैं, नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव। तो जो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है उनका एक निमोनिक है, न्यू बीटा ब्लॉकर्स एक्ट एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम। न्यू से नेबिवोलोल, बीटा से बिटेक्सोलोल, ब्लॉकर से बिसोप्रोलोल, एक्ट से एसिबिटोलोल, फिर है एस्मोलोल, फिर है एटोनोलोल, फिर है मेटोप्रोलोल, फिर है सलीप्रोलोल। ये चीज़ याद रखना कि बीटा ब्लॉकर्स के नाम में हमेशा आखिर में लॉल आता है, लॉल। ठीक है, अब जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं उनका एग्जाम्पल है नैडुलोल, प्रोप्रानोलोल, टिमोलोल, सोटालोल, लबेटालोल। ठीक है, और साथ में कार्वेडिलोल। अब इसमें से तुमको सारे ड्रग्स के नाम याद नहीं करने हैं, मुझे खुद सारे नाम याद नहीं हुए हैं। तो कौन से ड्रग्स के नाम तुमको याद करने हैं वो जैसे जैसे हम आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे वो समझ में आएगा कि वो तुमको याद करने हैं, और कुछ कुछ तुम्हें याद हो भी जाएंगे एज द लेक्चर कंटिन्यूस। ठीक, तो अब बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें से पहली है इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी। तो इसमें होता क्या है कि मान लो कि 10 बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है हार्ट में, तो ये जो बीटा ब्लॉकर होते हैं ये कुछ ही ऐसे ड्रग्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इनके पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं। अब पार्शियल एगोनिस्ट क्या करता है कि मान लो 10 अगर रिसेप्टर प्रेजेंट है हार्ट में और इन 10 की कैपेसिटी है हार्ट रेट को 10-10 से बढ़ाने की, तो 10 × 10 मतलब 10 रिसेप्टर इंटू 10 मतलब सबकी कैपेसिटी है, तो टोटल हार्ट रेट क्या हो जाएगा? 100 बीट्स पर मिनट। इनकी फुल एफिशिएंसी पे अगर ये काम करें तो 100 बीट्स पर मिनट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं कि मान लो किसी को अगर टैकीकार्डिया हुआ है, इसके 100 बीट्स पर मिनट आ रहा है, तो ये इसको पार्शियली ब्लॉक करते हैं इस तरीके से कि ये 8 की एफिशिएंसी को मतलब इन 10 में से 8 रिसेप्टर की एफिशिएंसी को गिरा के 5 कर देंगे, तो 8 × 5 40 हो गया, और बाकी बचे 2 रिसेप्टर हैं उनकी एफिशिएंसी 10 ही रहेगी पूरी। ठीक है, समझ में आया? मतलब रिसेप्टर देखो 8 + 2 10 हो गए रिसेप्टर, इनमें से 8 की एफिशिएंसी गिरा के 5 कर दी और बाकी बचे हुए 2 की 10 ही रखी।
तो हार्ट रेट हो गया 40 + 20 इज इक्वल टू 40 + 20 इक्वल टू 60 पर मिनट। तो तुम्हारा हार्ट रेट कंट्रोल नहीं हो गया, ना बहुत ब्रेडिकार्डिया हो गया और ना ही टकीकार्डिया रहा, हार्ट रेट आ गया एक नॉर्मल रेंज में। तो ये कुछ ड्रग्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इन ड्रग के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इनका निमोनिक है कंटेन पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी, सलिप्रोलॉल, पिंडोलॉल, एल्प्रेनोलॉल और एसेब्यूटोलॉल, जिसमें से सलिप्रोलॉल और एसेब्यूटोलॉल सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स हैं और पिंडोलॉल, एल्प्रेनोलॉल ये नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 + बीटा 2 दोनों के ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, ये कुछ ही ड्रग्स में ऐसी प्रॉपर्टी होती है, सब में नहीं होती है। अगली एक और स्पेशल प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी। अब ये क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को एक और नाम से जानते हैं लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि लोकल एनेस्थीसिया की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, ये कॉर्निया के ऊपर की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर देता है। और वो कैसे कर देता है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स को हटा के। अब ये कैसे हटाता है देखते हैं। तो अगर मान लो कॉर्नियल रिफ्लेक्स हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ा था, वो कैसे आता है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स आता है कि ट्राइजेमिनल के थ्रू, फिर फेशियल नर्व के थ्रू आता है कॉर्नियल रिफ्लेक्स। ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मली कोई लोकल एनेस्थीसिया देते हैं तो वो जाके इनिबिट करता है 5th न्यूरॉन को। जब वो मतलब 5th न्यूरॉन को इनिबिट करेगा तो तुम्हारा ट्राइजेमिनल जब इनिबिट हो जाएगा तो फिर यहाँ से कॉर्नियल रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, यही सिमिलर काम करते हैं हमारे कुछ बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, तो उनका नाम है, उनका निमोनिक है पोजेस मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग और लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी। पी से प्रोप्रानोलॉल, एम से मेटोप्रोलॉल, लबेटालॉल, एसेब्यूटोलॉल और पिंटोलॉल। अब इसको मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी भी इसलिए कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक के बजाय, क्योंकि यहाँ एक तरीके से मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो गई। जब तुम सर्जरी करने जा रहे हो या फिर और अगर तुम्हें कुछ आई के मतलब ऑपरेट करना है तो ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइज रहेगी, कॉर्नियल रिफ्लेक्स लॉस्ट हो चुका है, समझ रहे हो। तो बार बार जो पलक झपकना होता है एक तरीके से कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है वो नहीं आएगा, जो हम लोग कॉर्टेक्स वेब लगा के देखते हैं ना वो नहीं आएगा। तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइज रहेगी, इसकी मेम्ब्रेन ऐसे मूव नहीं करेगी। ठीक है, अब इन सारे ही ड्रग्स को हम लोग ग्लूकोमा में अवॉइड करते हैं। क्यों, क्योंकि इनसे कॉर्नियल रिफ्लेक्स जा चुका है और जब कॉर्नियल रिफ्लेक्स जा चुका है तो इससे रिस्क होता है कॉर्नियल डैमेज का, और इसीलिए हम लोग ग्लूकोमा में इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, और देते क्या है ग्लूकोमा में, टीमोलॉल, बिटेक्सोलॉल और लिवोब्यूनोलॉल। अब ये क्यों देते हैं तो हम लोग ग्लूकोमा जब पढ़ेंगे तब ये डिटेल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगली जो स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कुछ बीटा ब्लॉकर्स में होती है वो होती है वाटर सोल्यूबल नेचर की। वाटर सोल्यूबल अगर कोई ड्रग है तो तुम्हें बताओ वो BBB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो उसके CNS में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो हो गई इसका एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि वाटर सोल्यूबल जो ड्रग्स होते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं रीनल फेलियर में, क्योंकि अगर रीनल फेलियर हो चुका है तुमको तो ये एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे वाटर सोल्यूबल ड्रग्स, इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। ठीक है, अब ये लॉन्ग एक्टिंग भी होते हैं क्योंकि इनका रेट ऑफ एक्सक्रीशन लो होता है। इसका निमोनिक है ANS, एटेनुलॉल, नाडुलॉल और सोटालॉल, जिसमें से नाडू मतलब नाड़ा, तो नाड़ा हमेशा लंबा होता है, तो नाडुलॉल सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग है। और एस्मोलॉल मतलब ES एक्सट्रीम शॉर्ट एक्टिंग, एस्मोलॉल एक्सट्रीम शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है जो 5 मिनट के अंदर ही अपना एक्शन पूरा कर देता है। ठीक है, ये भी हो गई एक स्पेशल प्रॉपर्टीज जो कुछ ही ड्रग्स में होती है। अब आते हैं एक और स्पेशल प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग नाम से जानते हैं 3rd जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स, जिनमें प्रॉपर्टी होती है बीटा ब्लॉक करने की और साथ साथ वैसोडाइलेशन करने की। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैंने बीटा ब्लॉक किया है मतलब बीटा 2 भी ब्लॉक हुआ है, अगर नॉन सेलेक्टिव है तो बीटा 2 भी ब्लॉक हुआ है, तो फिर वैसोडाइलेशन तो नहीं होगा, उल्टा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। लेकिन मैं यहाँ क्या करा रहा हूँ, बीटा ब्लॉक कराने के साथ साथ वैसोडाइलेशन करा रहा हूँ इसका। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी ड्रग में बीटा ब्लॉक करने की कैपेसिटी है या प्रॉपर्टी है तो वो साथ साथ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। लेकिन हम लोग वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करा रहे हैं, हम लोग वैसो डायलेशन करा रहे हैं। अब कैसे करा रहे हैं, हम लोग साथ साथ अल्फा को भी ब्लॉक कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर कोई ड्रग अल्फा भी ब्लॉक कर रही है और बीटा भी ब्लॉक कर रही है तो तुम्हें बताओ ब्लड वेसल में क्या होता है, एक अल्फा 1 होता है और एक बीटा 2 होता है, जिसमें से अल्फा 1 ज़्यादा स्ट्रांग होता है और बीटा 2 ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर अल्फा 1 और बीटा 2 दोनों ही ब्लॉक हुए हैं तो जो स्ट्रांग वाला है वो ब्लॉक हुआ है ना, तो अल्टीमेटली थोड़ा वैसोडाइलेशन होगा कि नहीं कंपेयर में, इसीलिए। और ये जो ड्रग्स ये दोनों कराती हैं उनका नाम है लाबेटालॉल और कार्वेडिलॉल। ठीक है, इसका निमोनिक है ला बेटा कार। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी है बीटा ब्लॉक और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज। ठीक है, ये कौन सी ड्रग कराती है, नेबिवोलॉल। अगली एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है जो बीटा को भी ब्लॉक करे और साथ में कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करे। इसका एग्जांपल है कार्वेडिलॉल। अब कार्वेडिलॉल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये कैल्शियम चैनल की भी ब्लॉकर है, बीटा भी ब्लॉक करती है, एंटीऑक्सीडेंट भी है साथ साथ, और अल्फा भी ब्लॉक करती है क्योंकि यहाँ भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये बहुत ही डायनामिक ड्रग है तरीके से, जहाँ जिसे कई जगह यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एंटीऑक्सीडेंट भी है। ठीक है, अगली एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कुछ ड्रग्स में होती है, कुछ का एक ड्रग में होती है, जो बीटा ब्लॉक करे और साथ साथ पोटेशियम चैनल को ओपन करे। बीटा ब्लॉकर प्लस पोटेशियम चैनल ओपनर जो होती है टिलिसिलोल।
अगली प्रॉपर्टी होती है कि बीटा 1 ब्लॉक करे और साथ में साथ बीटा 2 का एगोनिस्ट हो। जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं वो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करते हैं, सेलेक्टिव सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक करते हैं। यहाँ पे बीटा 1 को ब्लॉक कर रहा है और बीटा 2 को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सेलिप्रोलॉल। ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड यूज कर सकते हैं। ये खाली तुम्हें याद करनी है कुछ कुछ इसमें, क्योंकि जैसे ये एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है जो बहुत ही जगह काम आएंगे, तो ये सब याद करो। ये भी, ये दो ही ड्रग है, इसमें भी एक ही ड्रग है, इसमें भी एक ही ड्रग है। कार्बोडिल तो याद होना ही चाहिए क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब आते हैं बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ कहाँ करते हैं, मतलब उसके इंडिकेशंस। तो बीटा 1 ब्लॉकर मतलब सेलेक्टिव कहाँ यूज़ करते हैं, और बीटा 2 ब्लॉकर, बीटा 2 उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बीटा 2 ब्लॉकर, इसका ये मतलब है कि नॉन सेलेक्टिव कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे बीटा 2 को भी ब्लॉक करने का काम है। मतलब नॉन कार्डिक यूज़ क्या होते हैं, ठीक है। तो कार्डिक यूज़ क्या होते हैं, हाइपरटेंशन, एंजाइना, एमआई, क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अरिथमिया, एचओसीएम मतलब हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। तो इन सब में यूज़ करते हैं। ये हो गया इसके कार्डियक यूजेस। नॉन कार्डिक यूज़ क्या होते हैं, इसका निमोनिक है प्ले द गेम, पी से परफॉर्मेंस एंजाइटी, थायरोटॉक्सिकोसिस, ग्लोकोमा, एकैथीसिया, माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस और एसेंशियल ट्रेमर्स। अब इसका ये निमोनिक क्यों है प्ले द गेम, क्योंकि अगर तुम कोई गेम खेलने जाते हो तो तुम्हारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है काफ़ी, तो तुमको बहुत तेज पसीना आता है और एंजाइटी होती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो अगर तुम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दोगे तो उसके नॉन कार्डिक यूज यही होते हैं कि वो तुम्हारे सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट करे और जिससे तुम्हें कामनेस आए गेम खेलते वक्त कोई भी, ठीक है। अब इस सारे ही यूज़ के लिए हम लोग प्रोप्रानोल देते हैं, मतलब माइग्रेन, एकैथीसिया, थायरोटॉक्सिकोसिस, इन सब के लिए प्रोप्रानोल और ड्रग ऑफ चॉइस होती है, एक्सेप्ट ग्लोकोमा। ग्लोकोमा में लोग नहीं देते हैं, वहाँ पे कौन सा ड्रग देते हैं, टीमोलॉल देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए इंडिकेशन बीटा ब्लॉकर्स के। अब आते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स कहाँ नहीं देते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो बीटा 1 ब्लॉकर कहाँ नहीं देते हैं, मतलब जिसके कार्डियक यूज होते हैं वो कहाँ नहीं देते हैं। तो बीटा 1 ब्लॉकर क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम करते हैं, कंडक्शन कम करते हैं और साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन भी कम करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को पहले से ब्रेडिकार्डिया है तो उसे बीटा 1 ब्लॉकर नहीं देंगे, वो कंडक्शन कम करेगा, ठीक है। और सीवियर बीटा, अगर हाई डोज में बीटा ब्लॉकर देते हो तो ब्रेडिकार्डिया करा भी सकता है। ये दोनों तरीके से है। अगर किसी को एवी ब्लॉक है तो बीटा ब्लॉकर नहीं दोगे और बीटा 1 ब्लॉकर एवी ब्लॉक करा भी सकता है। वैसे अगर किसी को अक्यूट सीएचएफ है तो अक्यूट सीएचएफ बीटा ब्लॉकर सीवियर केस में करा सकता है। वैसे तो सीएचएफ में हम लोग देते हैं बीटा 1 ब्लॉकर, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, बीटा 1 ब्लॉकर सीएचएफ में देते हैं। लेकिन अगर अक्यूट सीएचएफ है, तुरंत अभी पेशेंट इमरजेंसी में आ जाए, तो उसे बीटा 1 ब्लॉकर नहीं देते हैं, ठीक है। अब बीटा 2 ब्लॉकर कहाँ नहीं देते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था। इसके तीन निमोनिक मेन होते हैं, अस्थमा, डायबिटीज मेलाइटस और पीवीडी, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। और एक और जगह नहीं देते हैं, वेरिएंट एंजाइना में, ठीक है। एक और जगह नहीं देते हैं कि अगर तुम किसी पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहे हो तो साथ साथ कभी भी बीटा 1 ब्लॉकर मत देना। जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एग्जांपल है वेरापामिल और डिल्टियाज़म। क्यों मत देना साथ में बीटा ब्लॉकर, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमेशा ब्रेडिकार्डिया कराते हैं, मतलब हार्ट रेट को कम करते हैं। तो इसको देते कब है, टैकीकार्डिया में देंगे, ऑब्वियस सी बात है। पर अगर तुम इसके साथ साथ बीटा 1 ब्लॉकर भी दे दोगे तो भी हार्ट रेट को कम करेगा। तो ये दोनों मिला के सीवियर ब्रेडिकार्डिया करा सकते हैं और इसीलिए कभी भी ये दोनों साथ में नहीं देते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये होगा इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब इसी के साथ हमारा ये आखिरी लेक्चर भी ख़त्म होता है जिसका नाम था एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। और तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। मेरे साथ इस चैनल पे अब तक जुड़े रहने के लिए, वो भी पूरे पेशेंस के साथ, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस चैनल पे और रेगुलर हूँ। अगर तुम लोग को और भी किसी ऐसे चैप्टर का वीडियो चाहिए जिसमें जीआरजी के लेक्चर पूरे फुल्ली एक्सप्लेन किए गए हो तो कमेंट में ज़रूर टाइप करना और मैं उस चैप्टर का वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा और चैनल पे अपलोड करूँगा। थैंक यू। तब तक के लिए दिस इज आकर्ष एंड साइनिंग ऑफ।